एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स क्लासेस विद जोया। सो आज के वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक्चुअली स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज 4.4 के आगे के क्वेश्चंस हम लोग आज इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बाय द यूज ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ सेकंड रो। ओके, आपको एक गिवन डिटर्मिनेंट है, उसमें आपको बोला गया है कि आपको इसको इवैल्यूएट करना है। नाउ अब आप इवैल्यूएट तो बहुत तरीके से कर सकते हैं, किसी भी रो के अलॉन्ग कर सकते हैं, किसी भी कॉलम के अलॉन्ग कर सकते हैं, बट क्वेश्चन में आपको स्पेशली क्या बोला गया है कि आपको जो सेकेंड रो है आपकी, इट मीन्स की वाली 2 0 1, इसके कोफैक्टर्स का यूज करके आपको डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करना है। नाउ कुछ स्टूडेंट सोचेंगे अरे ये कौन सा लॉजिक है, बट अगर आपने मेरी बेसिक वीडियो देखी है तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा, क्योंकि इसका भी बेसिक हम अपने बेसिक वीडियो में कवर अप कर चुके हैं कि आप किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू विदाउट उसको एक्सपेंड किए भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कि अगर हम किसी रो में लाइक R1 में हम किसी R1 में उसी के कोफैक्टर की मल्टीप्लाई कर देता है तो आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाती है, या फिर किसी भी कॉलम में उसी के कोफैक्टर की मल्टीप्लाई करके उनको ऐड करते हैं तो आपकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू बहुत ही इजीली फाइंड हो जाती है। नाउ अब सबसे पहले तो आपको कोफैक्टर्स फाइंड करने आने चाहिए, और उसने स्पेशली क्या बोला है कि आपको सेकंड रो का यूज़ करना है। तो सेकंड रो को जब मैं यूज़ करूँगी तो मुझे इसके कोफैक्टर्स चाहिए। कोफैक्टर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम माइनर्स निकाल लेते हैं, क्योंकि माइनर की हेल्प से आप कोफैक्टर बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। सो ठीक है, हम निकालते हैं सबसे पहले इसके माइनर्स M21, यानी मैं इस 2 के लिए निकाल रही हूँ। सो इससे जुड़ी हुई हम कॉलम और रो को तो सबसे पहले निगलेक्ट कर देंगे। देन आपके पास ये बचता है 3 8 2 3, तो आप इसको सॉल्व करेंगे। 3 3 9, 2 8 16, सो आपकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी -7, राइट। नाउ M22, यानी अब इस 0 के लिए निकाल रहे हैं, सो ये खत्म और ये खत्म, आपके पास बचा 5 8 1 3, इट मीन्स 5 3 15 एंड 8 1 8, तो ये हो गया आपका 7, पॉजिटिव 7। नाउ M23, यानी इस 1 के लिए सो जाएगा 5 2 से 10 3 1 से 3। अभी तक ये तो आपको कॉन्सेप्ट आ ही गया होगा, दैट इज ये भी आ गया आपका 7। नाउ अब हम निकाल लेते हैं इसके कोफैक्टर्स, यानी हम फाइंड करेंगे A21 A22 एंड A23। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कोफैक्टर्स एज इट इज माइनर्स होते हैं, बट आपको सिर्फ उनके बाहर नेगेटिव साइन लगाना होता है जो इस टर्म को ऐड करके अगर वो ऑड बनता है। अब आप 2 और 1 को ऐड करेंगे तो 3 इज ऑड, तो इस -7 से बाहर एक और माइनस लग जाएगा, इस मीन्स ये हो जाएगा +7। A22 को ऐड करेंगे तो 4 इज इवन, यानी कोई साइन बाहर नहीं आएगा, जो माइनर की वैल्यू है वही कोफैक्टर की, दैट इज 7। M23 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 5 इज ऑड, तो यानी इससे बाहर आ जाएगा एक साइन नेगेटिव, दैट इज -7। सो यहाँ तक आपका आ गया है, आपने कोफैक्टर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। सो बस अब हम सिंपली क्या करना है, हमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। और वो लॉजिक क्या कहता है कि अगर आप किसी रो में या किसी कॉलम में उसी के कोफैक्टर की मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं देन आपकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाती है, और हमें यूज़ करनी है सेकेंड रो। सो मैं करूँगी, देखो मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको सिंपल पहले लिख के दिखा देती हूँ कि हम इनके एलिमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल से, राइट। स्मॉल A21, यानी इस 1 की बात, इसमें मैं अगर इसी के कोफैक्टर की मल्टीप्लाई करती हूँ और कोफैक्टर को कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं A21, इसी वाले रो में उसी के कोफैक्टर की मल्टीप्लाई करके हम ऐड कर देते हैं। नाउ A22 मल्टीप्लाई कैपिटल A22, यानी उसी के कोफैक्टर से, देन प्लस स्मॉल A23, यानी कौन सा एलिमेंट ले रहे हैं हम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, यानी ये 1, और इसमें इसी के कोफैक्टर यानी 2 3। सो आप इसके सिंपल वैल्यू रख दीजिए। A21 क्या है आपका 2, इसका कोफैक्टर क्या है 7, प्लस A22 क्या है 0 और इसका कोफैक्टर है +7, प्लस A23 क्या है 1 और कैपिटल A यानी इसका कोफैक्टर क्या है -7, तो ये आ गया आपका 2 7 से 14, ये पूरी टर्म 0 एंड -7 1 से 7, तो 14 - 7 इज 7। सो आपका फाइनल आंसर आ गया है 7। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आई होगी कि क्या था कि अगर आप किसी भी रो में उसी के कोफैक्टर की मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं तो आपकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाती है। आई होप क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा। हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम इवैल्यूएट। अगेन क्वेश्चन नंबर थर्ड के जैसा ही है, बट यहाँ पे थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग पार्ट है इसमें जो समझने वाला भी है और आपको इस क्वेश्चन को करने में मजा भी आएगा। करना तो वही है, वही कॉन्सेप्ट है एज इट इज। इसमें आपको क्या बोला है
कि आपको कोफैक्टर्स यूज करना है और कौन से एलिमेंट्स, थर्ड कॉलम, यानी आपको इस बार इसका यूज करना है। थर्ड कॉलम तो यही हुआ, इसके आप थर्ड कॉलम के लिए आप थर्ड कॉलम के कोफैक्टर्स निकालेंगे और उसमें उसकी मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, जैसे अभी हमने थर्ड में किया है, तो आपकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो हम सबसे पहले वही करते हैं, कोफैक्टर्स फाइंड करना है हमें, और आपको पूरा डिटर्मिनेंट के कोफैक्टर फाइंड करने की जरूरत नहीं है। जिसने आपको उसको बोला है कि आपको कौन सी रो या कौन सी कॉलम यूज करनी है, आप जस्ट उसी के कोफैक्टर्स फाइंड करें। आप कोफैक्टर्स फाइंड करने के लिए आप माइनस फाइंड आउट करते हैं, तो सबसे पहले हम माइनस निकाल लेते हैं, इसका, इसका और इसका, यानी माइनर हम किसका निकाल रहे हैं, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यानी M13 फाइंड करेंगे हम, M23 और M33, राइट। सो हम देखते हैं क्या आता है। अभी हम निकाल रहे हैं माइनर, सो इसका जब हम निकालेंगे ये खत्म तो हो जाएगा Z माइनस वाई, इसके लिए हो जाएगा आपका Z माइनस एक्स, और इसके लिए Y माइनस एक्स। सो ये हो गए आपके माइनर्स। नाउ अब हम देखते हैं कोफैक्टर्स। कोफैक्टर भी आपको इन्हीं का फाइंड करना है, यानी A13, कैपिटल A23 एंड कैपिटल A33। ओके, सो इसका फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था, कोफैक्टर्स सेम टू सेम माइनर्स होते हैं, अगर आपकी उनको ये ऐड करके इवन बनती है। 1 और 3 को ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो Z माइनस वाई एज इट इज। 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 5 इज ऑड, तो यानी इससे बाहर आ जाएगा एक नेगेटिव। अब जब नेगेटिव आएगा तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, यानी ये Z माइनस एक्स की जगह हो जाएगा x माइनस जेड। 3 को ऐड करेंगे तो 6, तो y माइनस एक्स आपका एज इट इज। आई होप यहाँ तक तो आपको समझ आई होगी, ठीक है। नाउ कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर आप उसमें किसी भी रो या कॉलम की एलिमेंट में उसी के कोफैक्टर की मल्टीप्लाई करते हैं, यानी वाई जेड की मैं मल्टीप्लाई करूंगी z माइनस वाई, क्योंकि इसका कोफैक्टर तो यही है ना, देन प्लस जेड एक्स की मल्टीप्लाई करूंगी मैं x माइनस जेड प्लस y माइनस एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे हम x वाई में। ओके, सो कॉन्सेप्ट तो यही कहता है, ठीक है। अब मोस्टली स्टूडेंट क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली आपको नजर क्या आ रहा है, अब आप सिंपली इसकी मल्टीप्लाई स्टार्ट कर देंगे, y की z में, z की y में, सिंपल इसकी देन इधर इधर यही करेंगे। चलो मैं आपको करके भी दिखाती हूँ, क्योंकि सबके माइंड में यही आएगा सबसे पहले। तो यहाँ पे आप करोगे यस, तो आप करने वाले हो वाई जेड स्क्वायर, देन आप माइनस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर जेड प्लस ये हो जाएगा आपका जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड प्लस एक्स वाई और माइनस एक्स स्क्वायर वाई, राइट। यही करेंगे। लेकिन क्या होता है गाइज, यहाँ पे जब आपने इसकी मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको कुछ भी पार्ट ऐसे प्रॉपर कॉमन नहीं मिलेगा कि आपको कहीं से वाई स्क्वायर कॉमन मिल जाए। देखो अब यहाँ पे आपका जेड स्क्वायर है, अब आपकी कोई भी टर्म ऐसी नहीं है कि जहाँ से मुझे जेड स्क्वायर कॉमन मिल जाए। हाँ, इन दोनों से मैं y कॉमन ले सकती हूँ या z कॉमन ले सकती हूँ, लेकिन आपको कुछ भी प्रॉपर एक डिजिट नहीं मिल रही कि भैया हम z स्क्वायर कहीं और से देख लेते हैं, या y स्क्वायर आप चेक कर लो, कहीं पे भी आपको दोबारा y स्क्वायर नजर नहीं आ रहा है। सो ये स्टेप थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है और यहाँ पे आपको प्रॉपर कुछ कॉमन भी नहीं मिल पाता, तो इससे क्वेश्चन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, जब आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाए, अब आप ऐसी कंडीशन से क्या मुराद है, ऑब्वियसली क्वेश्चन आएगा माइंड में कि ऐसी मतलब कैसी, राइट। तो ऐसी मतलब ऐसी कि अगर आपकी मैथ्स में कभी आपको एक ऐसी टर्म फंस जाए आपको कि आपके पास कोई दो टर्म है, लाइक यहाँ पे वाई जेड है, उसकी मल्टीप्लाई उसी के एडिशन या सब्सट्रैक्शन से हो रही है। मैं क्या बोल रही हूँ कि देखो आपके पास यहाँ पे टर्म है वाई जेड और इसकी मल्टीप्लाई इन्हीं टर्म के सब्सट्रैक्शन से हो रही है, जेड माइनस वाई, वाई जेड ही तो यूज था, और यहाँ पे जेड वाई, यहाँ पे कौन कौन यूज हो रहा है, जेड और एक्स, और अंदर भी क्या है, 1 सेकेंड वेट, सॉरी ये मैंने गलत उतार लिया। यहाँ पे जब आप जेड एक्स यानी इस वाली के कोफैक्टर क्या है आपका x माइनस जेड, तो ये है आपका x माइनस जेड। हाँ जी, तो यहाँ पे टर्म यूज हो रही है z और x, तो अंदर भी x और z, सिमिलरली ये है x y और अंदर भी यहाँ पे आपको y x यूज हो रहा है। तो जब कभी आपका ऐसा हो जाए कि कोई दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं और उनकी मल्टीप्लाई उसी के एडिशन या सब्सट्रैक्शन हो रही है, तो उसमें आप क्या करते हो, एक स्टेप मैं यहाँ पे बता देती हूँ। उन तीनों में आप किसी एक को एज इट इज रख लो और दो को सॉल्व कर लो। जब आप इन दो को सॉल्व करोगे तो इनमें भी कुछ ना कुछ ऐसा ही पार्ट बन जाएगा। लाइक अगर मैं इसको एज इट इज रखती हूँ और इन दोनों को सॉल्व करती हूँ, तो गारंटी देती हूँ कि अंदर यहाँ पे z माइनस वाई बन जाएगा और यहाँ पे भी z माइनस वाई बन जाएगा। ये आपकी चॉइस है, आप इसको एज इट इज रखो, इन दोनों को सॉल्व कर दो। तो जब आप इसको एज इट इज रख दोगे तो इसमें भी और इसमें भी आपको x माइनस जेड ऑलरेडी खुद ब खुद बन जाएगा। तो हम वही करते हैं। तो मैं इसमें फर्स्ट पार्ट यानी वाई जेड और z माइनस वाई एज इट इज रखती हूँ और इनको सॉल्व कर देती हूँ।
इसमें आप मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पे सॉल्व करूँगी एक्स वाई स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर वाई। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। ओके तो हम आगे करते हैं। ये वाई जेड और जेड माइनस वाई तो आप इसको एज इट इज लेके चलिए। अब देखो ये जेड स्क्वायर यहाँ पे देखो आपकी टर्म में मिल रहा है एक्स स्क्वायर, कहीं और एक्स स्क्वायर है ये रहा, तो मैं इसको पास पास लिख लेती हूँ पहले जेड एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स। नाउ वाई जेड जेड माइनस वाई एज इट इज, इन दोनों टर्म से मैं कॉमन ले रही हूँ एक्स स्क्वायर, तो अंदर बच गया आपका जेड माइनस वाई। देखा आपके पास एक टर्म ने तो जेड माइनस वाई बना दिया और ये आपका ऑलरेडी था। यहाँ से अगर आप कॉमन लेते हैं, यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं x, तो अंदर बच जाएगा आपका वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, लेकिन हमें चाहिए जेड माइनस वाई, तो हम एक्स स्क्वायर एक्स कॉमन नहीं लेंगे बल्कि माइनस एक्स कॉमन लेंगे, तो अंदर बन जाएगा आपका जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो वाई जेड जेड माइनस वाई, इस टर्म के पास जेड माइनस वाई है, प्लस एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई, इस टर्म के पास भी जेड माइनस वाई आ गया माइनस एक्स, इसको आप लिख सकते हो जेड प्लस वाई एंड जेड माइनस वाई, राइट। अब आप पूरी तीनों टर्म से मैं z माइनस वाई कॉमन ले रही हूँ, अंदर आपके पास बचा इस वाली टर्म के पास वाई जेड, इधर बचा एक्स स्क्वायर और इधर बचा आपके पास माइनस एक्स और एक टर्म बची z प्लस वाई, राइट। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा। अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। सो ये z माइनस वाई एज इट इज, अंदर वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो हो जाएगा एक्स जेड और माइनस एक्स वाई, जेड माइनस वाई एज इट इज। ओके सो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। देखो इस वाई जेड और एक्स जेड में से मैं यहाँ से जेड कॉमन ले रही हूँ, अंदर बच जाएगा आपके पास वाई माइनस एक्स, इन दोनों से मैं एक्स कॉमन ले रही हूँ तो अंदर बच जाएगा एक्स माइनस वाई, जेड माइनस वाई प्लस जेड। ओके सो यहाँ से भी मैं क्या कर रही हूँ, देखो मैं यहाँ से माइनस जेड कॉमन ले लेती हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई प्लस एक्स और ये एक्स माइनस वाई एज इट इज। अब क्या करें, दोनों पार्ट से एक्स माइनस वाई कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचा आपके पास एक्स माइनस जेड, तो आपको फाइनल आंसर आ गया है एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस जेड और जेड माइनस वाई। आप आंसर अपना यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं आप, जैसे कि अल्फ़ाबेटिकली होता है ना, यस जैसे अल्फ़ाबेटिकली भी आप लिख सकते हो कि जैसे x पहले आता है देन y फिर z, तो जैसे ये वाली x और y में तो ये x पहले है y, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। अब x माइनस वाई देन आप लिख सकते हैं यहाँ से, मतलब आपकी चॉइस है, आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, या अगर मैं इस टर्म से कॉमन ले लूँ माइनस, तो ये हो जाएगा z माइनस एक्स और इससे भी माइनस कॉमन ले लो तो हो जाएगा ये y माइनस जेड, और ये दोनों माइनस माइनस एक दूसरे को प्लस कर देंगे तो आपको फाइनल आंसर आ जाएगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, लेंथी भी हो गया, बट क्वेश्चन का जो बेस है वो वही है। अगर आपने बेसिक अच्छे से वीडियो देखा है तो आपको गारंटी के साथ ही समझ आने वाला है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आएगा, बट इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अब हम देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन। ओके सो हम देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। इस पर बोला गया है इफ़ डिटर्मिनेंट, और आपको डिटर्मिनेंट गिवन है, एंड कैपिटल ए आई जे इज अ को फैक्टर ऑफ स्मॉल ए आई जे, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज। ओके सो डोंट वरी, क्वेश्चन आपको ईजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करती हूँ कि पूछ क्या रहा है एक्चुअल में। देखो इसमें आपको एक डिटर्मिनेंट गिवन है और इसमें पूछा जा रहा है कि अगर आपको कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि अगर एक आपका एलिमेंट है ए आई जे, अब वो आई जे कुछ भी हो सकता है 1 1 1 2 1 3 3 1, कोई सा भी रो कोई सा भी कॉलम, राइट, और उसका कोफैक्टर है कैपिटल ए, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। सो कुछ भी नहीं है गाइस ये, देखो अभी हमने थर्ड क्वेश्चन भी किया है, फोर्थ क्वेश्चन भी किया, हमें अच्छे से कॉन्सेप्ट पता तो है कि अगर आप किसी भी रो में कोई रो के एलिमेंट है, आपकी चॉइस है, लाइक आप ये वाला ले लो फर्स्ट रो, इस रो में आप इसी के कोफैक्टर, तो इसके कोफैक्टर होंगे क्या, देखो एक्चुअली अगर मैं निकालूं कोफैक्टर्स ऑफ फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो के कोफैक्टर क्या होंगे, कैपिटल से आप डिनोट करते हैं, a11 का हो जाएगा a11 कैपिटल A1, राइट। सेकंड इसके लिए कोफैक्टर होगा a12,
और इसका होगा कैपिटल A13। तो अब मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी रो में उसी के कोफैक्टर की मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाती है। लाइक अगर इसके थ्रू निकालना है तो आपका आ जाएगा स्मॉल a1 इंटू कैपिटल A11 प्लस स्मॉल a12 इंटू कैपिटल A12 प्लस स्मॉल a13 इंटू कैपिटल A13। अगर आपको कहीं, अब ये तो मैंने आपको कंडीशन बताई इसके लिए, अब वो इसके लिए भी दे सकता है, हो सकता है, या इसके लिए, लेकिन आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है कि स्मॉल ए और कैपिटल ए दोनों वही वाला सेम होना चाहिए। 1 1 यूज करें तो उसका कोफैक्टर भी होना चाहिए, उसी का कोफैक्टर। आप 1 2 यूज कर रहे हो तो उसी का कोफैक्टर होना चाहिए। आप ये 1 3 ऐड कर रहे हो तो उसी का कोफैक्टर होना चाहिए। अब आप चेक कर लो, यहाँ पे 2 1 है और यहाँ पे 1 1, ये इसका यहीं से गलत हो गया। इट मीन्स ये तो बिल्कुल भी नहीं है। अब आपने चेक किया A11 और इसके कोफैक्टर किसकी मल्टीप्लाई कर रहे हो 3 1 1, यानी एलिमेंट तो लिया आपने ये वाला और कोफैक्टर कौन सा मल्टीप्लाई कर रहे हो A31, इसका कोफैक्टर निकाल के इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हो। क्यों आएगी वैल्यू? बिल्कुल भी नहीं आएगी, दैट इज रॉन्ग। अब नेक्स्ट चेक करते हैं A11, ठीक है जी, और इसमें इसी के कोफैक्टर की मल्टीप्लाई की, ओके, ये वाली चीज़ तो ठीक होगी। A12 और इसमें आप मल्टीप्लाई कर रहे हो कौन से कोफैक्टर की 2 1, यानी ये वाले, तो दैट इज रॉन्ग, इसकी वजह से ये भी गलत हो गया। अब आप थर्ड चेक करो A11 कैपिटल A11 A12 1 3 1 3, दैट मीन्स ये वाला आपका करेक्ट है। यानी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपने किसके थ्रू फाइंड की है? यूजिंग ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ फर्स्ट रो ऑफ एलिमेंट। आपने फर्स्ट रो के एलिमेंट के कोफैक्टर का यूज करके डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करिए। आप इनमें वैल्यूज रखोगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने एक्सरसाइज 4.4 अच्छे से कंप्लीट कर लिया। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे, एक्सरसाइज 4.5। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ आएंगे, कोई भी डाउट नहीं होगा। बट अगर आपको फिर भी थोड़ा सा भी कहीं पे डाउट है, सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।